एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम पिछली वीडियो में जो आपको विस्टास बुक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है उसको मैंने आपको दिया था। आज हम उससे आगे जो क्वेश्चंस और चैप्टर से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से सुने और इसको कॉपी पे नोट करें। और आप ये जान लें कि इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो और भी अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कोई और आता है तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को और उनके आंसर को बहुत ध्यान से सुने और कॉपी पे नोट करें और इसको लिखने की प्रैक्टिस बनाएं। तो आइए अब हम चैप्टर 3 जो विस्टास बुक का है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसका मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर ऑन एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका पे क्या है इसका मतलब होता है। और उसके बाद है कि हाउ इज़ द यूबिक्यूटस साइलेंस, यानी वहाँ पर जो बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ जो साइलेंस है, मतलब शांत वातावरण है, इंटरप्टेड देयर समटाइम, उसमें कभी कभी जो है विघ्न आता है। तो वो कैसे होता है? वहाँ तो एक सर्वव्यापी जो है वो शांतिमय वातावरण हम हमेशा रहता है, तो उसमें इंटरप्शन कैसे पैदा होता है, विघ्न कैसे पैदा होता है, ये आपको देखना है। और एंटार्क्टिका पे क्या है ये देखना है। कोर्स आंसर इसका सुन लिए कि इट वाज ए ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट डिवाइड ऑफ एनी इंडिकेशंस। वहाँ एक व्यापक विशाल एक वातावरण है जिसमें बहुत शांति है। ठीक है, और कोई संकेत वहाँ पर नहीं है किन चीज़ों का, ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ऐसा नहीं लगता है कि मनुष्य कभी यहाँ पर निवास किया है या मनुष्य कभी यहाँ पर रहा है, उसके कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं। जैसे कि सच एज माने जैसे कि आपको ट्रीज पेड़ नहीं दिखते, बिल बोर्ड किसी तरह का कोई बोर्ड, किसी तरह की कोई कुछ लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं मिलता। और बिल्डिंग्स, मकान वहाँ नहीं देखने को मिलते। अगर मनुष्य वहाँ रहा होता तो मकान होता, कोई बोर्ड होता, कोई नामकरण कहीं लिखा होता, कुछ पेड़ ओड़ होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दस इसलिए वन कुड लॉस ऑल अर्थली सेंस, यानी कि ज़मीन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी सेंस है, जो भी इंटेलिजेंसी है, वो सब वहाँ पर काम नहीं करती है। ऑफ पर्सपेक्टिव, उसका कोई परिदृश्य नहीं है। एंड टाइम, और न कोई समय का वो ध्यान होता है। द साइज ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की जो आकार है वो वेरिड है, यानी विभिन्न प्रकार का है। फ्रॉम द मिनट टू द क्लोसल। ठीक है, फ्रॉम द मिनट टू द क्लोसल, मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल विचित्र हैं। यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं, इस प्लानेट पे जो रहते हैं वहाँ का, और जो एंटार्क्टिका पे है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल विभिन्न हैं। एमंग द टीनिएस्ट वेयर द, जहाँ पे वेयर द मीजेट्स एंड मीट्स। मीजेट्स एंड मीट्स का मतलब वहाँ पे जो छोटे मोटे कीट पतंग या कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं। एंड द ह्यूज इंक्लूडेड द ब्लू व्हेल, और बड़े में देखा जाए तो वहाँ पर ब्लू व्हेल का वो मिलता है, चिन्ह मिलता है। एंड आइसबर्ग, और बड़े बड़े जो है वो बर्फ़ की शीटें मिलती हैं, चादरें मिलती हैं, एज बिग एज
और वो जो बर्फ़ की चादरें हैं वो इतनी बड़ी हैं, कंट्रीज जैसे एक एक देश जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी बड़ी हैं। द डे सीम्स टू नेवर एंड, दिन का कभी अंत नहीं होता, हमेशा दिन ही रहता है, कभी रात नहीं होती वहाँ पे। बिकॉज द सन नेवर सेट, कभी भी वहाँ पर सूरज नहीं डूबता, अंटार्कटिका पे हमेशा दिन रहता है। वहाँ देखिए कितनी चीज़ें दिखा रहा है कि वहाँ पर पेड़ नहीं दिखेंगे आपको, कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी, कोई बिलबोर्ड नहीं दिखेगा, बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादर मिलेगी, बर्फ़ की सिल्लियाँ इतनी बड़ी बड़ी जितना बड़ा एक देश होता है। और वहाँ पे जो है एक तरह का वो है एकदम शांत वातावरण है। जब कभी बर्फ़ वरफ़ टूटती है तो उसकी आवाज़ होती, तो उससे कुछ आवाज़ होती है, वरना एकदम शांति रहती है। और वहाँ कीट पतंग जो हैं बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। नेवर सेट, कभी सूरज डूबता नहीं, इन समर, गर्मी में। एंड द आगे देखिए, एंड द ओमनी प्रेजेंट, और वहाँ पर ओमनी प्रेजेंट काम, और वहाँ हमेशा रहने वाला एक शांतिमय वातावरण बना रहता है। वाज इंटरप्टेड, उसमें विघ्न होता है, ओनली बाय द, कब होता है, जब इनफ्रीक्वेंट एवलांच, एवलांच का मतलब होता है कि जब अचानक से वहाँ पर बर्फ और के टकराने की आवाज़ होती है, और स्प्लिटिंग या बर्फ़ टूटती है, आइस शीट या बर्फ़ की चादरें जो हैं, बड़ी बड़ी सिल्लियाँ जो हैं वो जब टूटती हैं, चटकती हैं, तो उनकी आवाज़ होती है। डैट सैंक्टिफाइड द प्लेस, तो वहाँ पर वो जो ये प्लेस है बिल्कुल सैंक्टिफाइड है, बिल्कुल पवित्र है। द प्लेस ऑल्सो हेल्ड ए फैसिनेशन डैट, वहाँ एक तरह का आकर्षण है, डैट फोर्स, जो बाध्य करता है, वन टू थिंक, एक बात सोचने पर, अबाउट द अर्थ जियोलॉजिकल थियरी। वहाँ पर ये वातावरण देख के आदमी ये आकर्षित होता है कि अर्थ की जो ज़मीन की जो भौगोलिक इतिहास है उसके बारे में जाना जाए और उसको समझा जाए। अंटार्कटिका पे जाने पे ऐसा लगता है। तो बच्चों ये जर्नी टू द एंड थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा तो मैंने इसको आपको बताया। ऐसा है कि जर्नी टू द एंड से अगर कोई दूसरा सवाल भी आता है तो इस कॉन्सेप्ट को आप रखिएगा कि वहाँ के वातावरण में कितनी साइलेंस है, कितना वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सूरज गर्मी में कभी डूबता नहीं, वहाँ हमेशा जो है दिन रहता है, वहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ पर मकान नहीं है, वहाँ कोई बिलबोर्ड नहीं है, वहाँ पर जो है क्या क्या स्थितियाँ हैं, इनको देखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकते हैं। अब आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी आइस प्रोग्राम, अंटार्कटिका पर आइस प्रोग्राम के से रिलेटेड जो बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे गए थे वो क्या हुआ। व्हाट वाज इट्स एम, उनका लक्ष्य क्या था, एंड व्हाई इट बिकेम सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल प्रोग्राम, और उनका जो प्रोग्राम था वो कैसे सक्सेस हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ। आंसर सुन लीजिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी कि जो आइस पे अंटार्कटिका की बर्फ़ पे जो बच्चे गए थे छात्र, वाज ए रिसर्च प्रोग्रामर, वो रिसर्च प्रोग्राम शोध कार्यक्रम के बच्चे थे। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का जो मेन लक्ष्य था वो क्या था, वाज टू मेक, क्या बनाना था, वाज टू मेक स्टूडेंट्सों को अवेयर बनाना था, जागरूक बनाना था, ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे उनको सचेत कराना था, इसके बारे में जानकारी देना था, ताकि वो इसके बारे में उनका ध्यान आकर्षित हो और इस पर अध्ययन करें और सोचें। इट वुड हेल्प देम, ये चीज़ उनको सहायता करेगी, फोस्टर ए न्यू, मतलब ये चीज़ उनको सहायता करेगी, ए न्यू
अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ उत्पन्न करने के लिए, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट, और वो हमारे ग्रहों की रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, इसी समझ के आधार पर वो प्लानेट को समझेंगे, प्लानेट के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लानेट की देखरेख करेंगे, प्लानेट के बारे में सोचेंगे। दे वुड, आगे लिखता है कि दे वुड फ्रेम पॉलिसीज, वो पॉलिसीज टू सेव, अब सेव करने के बारे में वो नीति बनाएंगे, तरीका बनाएंगे, आइडिया बनाएंगे। द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट विजिबली मतलब साक्षात सा देखा है ग्लेशियर्स, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को, रिट्रीटिंग एंड उनको देखा है, रिट्रीट किया है, एंड आइस शेल्फ, और बर्फ की एक कतार से कतार जो अलमारी की तरह जो बनी हुई है, फॉलिंग जो गिर रही है, उसको उन्होंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। दिस मेड देम फील, ये उनके अंदर एहसास पैदा करेगी, जिज्ञासा पैदा करेगी, डैट द थ्रीट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, की जो ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लोबल वार्मिंग की जो धमकी है उसके बारे में वो जान पाएंगे। इज़ रियल, कि ये धमकी न, ये जो दी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे जो बताए जा रहे हैं ये रियल हैं, ये सही हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कैसा वातावरण होगा, इसके बारे में ये लोगों को बताएंगे। द प्रोग्राम बिकेम सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये असंभव है, टू गो जाना, एनीवेयर कहीं भी, नियर द साउथ पोल, साउथ पोल के करीब जाना बहुत असंभव सी बात थी, ठीक है। एंड नॉट बी अफेक्टेड, और वो प्रभावित नहीं होंगे बाई इट, इससे। दो यद्यपि दिस प्रोग्राम स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में लगे हुए बच्चे छात्र जो हैं, गॉड द एजुकेशनल, वो क्या पाएंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक अवसर वो पाएंगे, और वो प्लानेट के प्रति रेस्पेक्ट करेंगे, प्लानेट को बचाने की कोशिश करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को सही समझ करके उसके प्रति जो है वो जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी जो था वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ था बच्चों, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। अब अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर के आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो चैप्टर नंबर 4 है इनिमी, उसके बारे में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान सुनिए। हु वाज डॉक्टर सदाऊ, यानी डॉक्टर सदाऊ कौन थे। हाउ डिड ही मीट हाना, वो हाना से कैसे मिले। एंड मैरिड टू हर, और उससे उनकी शादी कैसे हुई। हु प्लेड एन, किसने जो है इस मामले में इम्पोर्टेंट रोल, किसने जो है अहम भूमिका निभाया। इन देयर मैरिज, उनके शादी में। एंड हाउ, और कैसे। तो ये इनिमी चैप्टर है, डॉक्टर सदाऊ से रिलेटेड है। सदाऊ जो हैं वो जापानीज़ डॉक्टर हैं, अमेरिका ये पढ़ने गए थे, वहाँ पर इनकी शादी हाना से हुई, हाना से लग गई और उसके बाद शादी इनके हाना से हुई। तो ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो पूछा था कि डॉक्टर सदाऊ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सदाऊ वाज ए फेमस जापानीज सर्जन। ये जापान का एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक है एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक भी है। ही वाज परफेक्टिंग, ये बहुत महारथी हैं। ए डिस्कवरी, खोज भी किया है इन्होंने, डिस्कवरी। टू मेक बॉन्ड्स, यानी कंप्लीटली
क्लीन, यानी कि किसी को घाव हो जाए तो उसको कैसे कंप्लीट ठीक किया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। बोथ हाना एंड सदाओ, सदाओ ने भी और उनकी मिसेस हाना ने भी मेट एट द प्रोफेसर्स हाउस। ये लोग पहली बार अमेरिका में जब पढ़ रहे थे तो एक अपने प्रोफेसर के घर पर इन लोगों की मुलाकात हुई पहली बार। सदाऊ स्टार्टेड लाइकिंग हाना, सदाऊ ने उसी वक्त से हाना को पसंद करना शुरू कर दिया। दो यद्यपि प्रोफेसर्स वाइफ, प्रोफेसर साहब की जो पत्नी थी, वाज वेरी वैल्यूएबल, वो भी बहुत एक कीमती और बहुत बढ़िया विचार की थी। एट फिर भी दे वर काइंड पीपल, और वो लोग एक दयालु मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, एक अच्छे इंसान की तरह। एंड सदाऊ स्टार्टेड लाइकिंग देयर एज ए पेइंग गेस्ट, और सदाऊ जो है वो चाह रहे थे, पसंद कर रहे थे उन लोगों को एक पेइंग गेस्ट, जैसे गेस्ट का के साथ व्यवहार रखा था उस तरह प्रोफेसर उनकी वाइफ जो सदाऊ के साथ रखते थे। सदाऊ टोल्ड हिज फादर, सदाऊ ने अपने पिताजी से कहा अबाउट हिज लव फॉर हाना, हाना से जो उनकी जो पसंदीदगी थी उसके बारे में उन्होंने फादर से कहा। हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म, उनके फादर ने पहले ये कन्फर्म किया कि डैट शी वाज प्योर ऑफ जापानीज, कि क्या वो हाना जो है वो जापानीज है कि नहीं है। पहले तो उन्होंने ये देखा, अगर जापान की नहीं है तो उनको पसंद नहीं था। जापानीज रेस, जापानी ख़ानदान की रहने वाली है कि नहीं। देन तब देवर, और उसके बाद देवर मैरिड, और तब उन लोगों की शादी हुई जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ हाना जो है जापान की है। 10 इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं डैड की द अमेरिकन प्रोफेसर, यानी अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, एंड हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी, प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध कर दिया उन्होंने कि इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग, वो एक यंत्र का काम किए इन लोगों की शादी को तय कराने में। सदाऊ एंड हाना बता रहा हूँ टुगेदर, हाना और सदाऊ के बारे में उन लोगों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उन लोगों ने उनको जो है उनकी शादी जो है तय करा दिया और शादी हो गई। अब जो है, अब आप ये देख लीजिए कि एक क्वेश्चन और है सदाऊ के बारे में, वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ट्रेस द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का बैकग्राउंड बताना है। द इनिमी एंड, इस इनिमी कहानी की कुछ बैकग्राउंड बताना है। हाउ इट क्रिएटेड, ये कहानी कैसे बनी। डिफ़िकल्टीज़ फॉर, इस कहानी में जो डिफ़िकल्टीज़ आई फॉर डॉक्टर सदाऊ हुकी एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के ऊपर वो क्या था, कहानी का आधार क्या और कहानी में जो डिफ़िकल्टी आई वो क्या। आंसर सुनिए। डॉक्टर सदाऊ वाज एन एक्सपर्ट सर्जन, डॉक्टर सदाऊ एक बहुत महारथी सर्जन थे, सर्जरी के काम में बहुत माहिर थे। एंड ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और एक बहुत कामयाब इंसान भी थे। ही कुड नॉट सी ए मैन डाइंग, वो किसी भी आदमी को मरते हुए नहीं देख सकते थे, उसको परेशानी में नहीं देख सकते थे अपने सामने, ये बहुत अच्छे इंसान थे। व्हेन ही कुड सेव हिम, जब उन्होंने उसको बचाया। ही सेव्ड हिज लाइफ
उन्होंने उसकी लाइफ बचाया बाय ऑपरेटिंग यानी सर्जरी करके अपॉन हिम उसकी। नाउ अब दो यद्यपि ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, उन्होंने सोचा ऑफ हैंडिंग हिम उसको अपने हाथ में लेने के लिए, ओवर पूरी तरह से, टू द पुलिस उसको पुलिस के हाथ में देने के लिए सोचा। ही कुड नॉट डू लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। इंस्टीड बजाय इसके, ही हेल्प्ड उन्होंने, द सोल्जर उस सैनिक की उन्होंने सहायता किया, बल्कि उसको पुलिस को नहीं दिया, वो इतने अच्छे इंसान थे। टू एस्केप सेक्रेटली कि वो चुपचाप बच जाए। अकॉर्डिंग टू सर्वेंट और उनके नौकरों के अनुसार, इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन, ये एक गलत काम था देश के खिलाफ। सो द सर्वेंट्स डिसाइडेड, इसलिए उनके नौकरों ने ये निर्णय लिया टू लीव ऑफ हाउस, उनके घर को छोड़ने तक का। तो इस स्टोरी में ये है कि डॉक्टर सदाऊ बहुत अच्छे इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत बहुत थी, मनुष्यता बहुत थी। उन्होंने एक जापानीज सोल्जर को जख्मी पाया तो उसको उन्होंने पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसकी सेवा किया, उसका सर्जन किया, उसको सही किया और उसके साथ इंसानियत दिखाया। उनका ये विचार था कि वो चाहे शत्रु हो चाहे दो फ्रेंड हो, किसी को वो परेशानी में नहीं देख पाते थे। तो बच्चों, ये मैंने विस्तास बुक से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस इस टाइप के थे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर से और भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर से उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था विस्तास बुक का लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं विस्तास बुक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन की एक वीडियो आपको दूंगा, तो उसके बाद आपका विस्तास बुक का जो क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट आता है उसका कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने फ्लेमिंगो बुक का लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का आपको सिलेक्शन दे दिया है। तो बच्चों, आज की वीडियो बस यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।